तुम लोग को पहले बताना है कि जो कोडोमिनेंस होता है उसका रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, सेम होगा तो क्या होगा 1:1 सेम होगा, है ना। और इनकम्प्लीट, अच्छा कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों में है, हाँ एबीओ ब्लड ग्रुप जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो, अच्छा उसमें कोडोमिनेंस कौन वाला ब्लड ग्रुप शो करेगा, कोडोमिनेंस कौन सा ब्लड ग्रुप शो करेगा, एबी ब्लड ग्रुप, क्योंकि उसमें जो सिम्टम दिखता है वो ए भी दिखता है और बी भी दिखाई देता है ना। तो ये हम लोग पढ़े थे। अब यहां ये मेंडल का ये देखो कोडोमिनेंस था, ये सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, उसके बाद ये वाला ये तो उसका क्रॉस था, ये है कोडोमिनेंस। मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में बस एक अंतर है कि देखो इनकम्प्लीट में उसमें डोमिनेंस जो होता है वो दब जाता है, मतलब वो पूरा क्लियर दिखाई नहीं देगा, और जो कोडोमिनेंस में उसमें दोनों का कैरेक्टर सेम सेम दिखाई देगा। जैसे ये व्हाइट था, इसका क्रॉस और ये रेड से कराया गया, तो जो इसका जो नया ऑफ स्प्रिंग बना है उसमें देखो रेड भी दिखाई दे रहा है और व्हाइट दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों एक साथ दिख रहे, क्या बोलते हैं कोडोमिनेंस। अगर ये दब के कुछ दूसरा दिखता तो क्या कहलाता वो इनकम्प्लीट, मतलब इनकम्प्लीट कहलाता है ना। डोमिनेंस है लेकिन क्या है इनकम्प्लीट। ये ब्लड ग्रुप वाला सिंबल दिखाया गया था, हम लोग बताए थे, इसको बताए थे। ये मल्टीपल एलिजियम का भी पूरा समझा दिए थे, है ना। मल्टीपल एलिजियम में कितना होता है रेशियो 1:1, चाहे जीनोटाइप हो चाहे फिनोटाइप हो। अब ये ह्यूमन का स्किन कलर के बारे में दिखाए थे। अच्छा इसमें दोनों में क्या अंतर होगा, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस में और मल्टीपल एलिजियम में, नहीं थे ना ये, हाँ एक पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस और एक ये मल्टीपल एलिजियम में क्या डिफरेंस है। देखो दोनों का बात तो सेम था। जो मल्टीपल एलिजियम था इसमें यह था कि एक ही कैरेक्टर को, अगर जैसे क्या था कि अगर मान लो किसी भी ह्यूमन में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई कैरेक्टर आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसके लिए एक जीन होता है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 2 से अधिक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करे, बस समझो, अगर 2 से अधिक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो उसको हम लोग मल्टीपल एलिजियम बोलेंगे। और जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था वो भी, उसमें भी कंडीशन देखो यही था, जो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था इसमें भी कंडीशन यही है कि एक कैरेक्टर को एक 2 से अधिक जीन कंट्रोल करता है। बस इसमें देखो अंतर ये था कि जो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये एक इंडिविजुअल में ही देखने को मिलेगा। जैसे देखो इसमें कितने थे, जो ये ह्यूमन का स्किन कलर है, जो स्किन कलर था इसमें देखो इसमें इतने जीन थे, 1 2 और 3। अच्छा एक ही पे था तो इसका मतलब ये जो है ये तीनों एक ही इंडिविजुअल पे होगा। और जो मल्टीपल एलिजियम में था उसमें देखो उसमें जो ब्लड ग्रुप था, ध्यान समझो, जो ब्लड ग्रुप था उसमें देखो एक तो ब्लड ग्रुप ये वाला है, ए वाला, ए टाइप। अब एक ब्लड ग्रुप दूसरा क्या है, बी टाइप, तीसरा क्या है, ओ टाइप। तो देखा जाए तो इसमें 3 टाइप के जीन है, देखो एक IA, IO और IB है, 3 टाइप के जीन कंट्रोल करते हैं 3 टाइप के जीन, लेकिन ये तीनों अलग अलग इंडिविजुअल में देखने को मिलेगा। मतलब ये पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा और जो वो था वो किस में देखने को मिलेगा, एक इंडिविजुअल में। बस समझ रहे हो, तो ये था इसमें कंट्रोल करने का। अब उसके बाद देखो पॉलीजेनिक हो गया, अब आएगा ह्यूमन स्किन कलर, इसका एग्जांपल हो गया। अब आएगा प्लियोट्रॉफी, इसको थोड़ा समझते हो क्या है। देखो ये थोड़ा सा उसके थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो इसमें क्या होता है, सिंगल जीन है, ये सिंगल जीन एक्सिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, जस्ट उसका उल्टा हो गया। उसमें एक कैरेक्टर को बहुत मतलब 2 से अधिक जीन कंट्रोल करते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक ही जीन है जो कि मल्टीपल कैरेक्टर को, अब फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। मतलब अगर एक कोई जीन है और बहुत सारा जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, प्लियोट्रॉफी। जैसे देखो एग्जांपल क्या आएगा, स्टार्च सिंथेसिस इन पी, है ना, और सिकल सेल एनीमिया ये बीमारी है, फिनाइलकेटोन्यूरिया ये बीमारी अभी आगे मिलेगा, सो डिटेल बताएंगे जब ये क्या डिसऑर्डर आएगा तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में, है ना। अब देखो इसमें क्या है, जो ये वाला है स्टार्च सिंथेसिस इन पी, मटर में स्टार्च कितना बनेगा, कितना कम बनेगा, कितना अधिक बनेगा, उसको जीन कंट्रोल करता है ना।
तो इसका एक एग्जांपल दे रहा है, इसको समझा के कि स्टार्च सिंथेसिस जो मटर में होता है वो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि एक ही जीन है लेकिन एक से अधिक कैरेक्टर शो करता है। बस समझ गए क्या कह रहे हैं हम? अगर एक जीन है वो बहुत ज्यादा मतलब कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा तो क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉफी। और इसके देखो अपोजिट क्या था? जो पॉलीजीनिक, वो क्या था? जीन बहुत थे, मतलब 2 से अधिक थे, कंट्रोल क्या कर रहा था? एक कैरेक्टर को। बस समझ गए ना? अब देखो थोड़ा इसमें देख लेते हैं, ये वाला है, इसका जो आपके सिलेबस में दिया है ये स्टार्च सिंथेसिस में एक एग्जांपल को करके दिखाया है। जो स्टार्च होता है, अब देखो इसका मतलब क्या, जैसे मान लो ये मटर का सीड है, ये भी मटर का सीड है, एक ये भी मटर का सीड है, ये बहुत सारे मटर के सीड है। मान लो इसमें स्टार्च सिंथेसिस थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा साइज स्टार्च बनेगा इसमें। मान लो इसमें कम हो रहा है, इससे थोड़ा कम है, फिर इससे कम है, फिर इससे थोड़ा कम इसमें है। तो मान लो अगर साइज मान लो इसमें आ रहा है, फिर ये थोड़ा छोटा, फिर ये छोटा, फिर ये ऐसे 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 ऐसा हो सकता है। जैसे तुम लोग किसी के सीड को अगर देखोगे तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि एकदम एकदम एक सेम साइज का होगा, ऐसा तो होगा नहीं। पक्का कुछ ना कुछ, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। जैसे आम का ही पेड़ देख लो, जो आम के फल होते हैं, एक ही पेड़ में फले हुए फल, कोई का साइज थोड़ा सा छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का मतलब एकदम एक बराबर जैसा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसा होगा ना। इसका मतलब कि उसमें किसी में ज्यादा फॉर्मेशन हो गया, किसी में कम हुआ। बात समझ रहे हो? किसी में स्टार्च ज्यादा बन गया या किसी में कम बना। जिसमें ज्यादा बन गया उसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा। अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये पक्का किसी न किसी जीन के रेगुलेशन में हो रहा है। बस समझ रहे हो ना? अब देखो इसमें जो जीन है वो है, ये देखो ये लिखा है स्टार्च सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय द बी, मतलब कैपिटल बी चाहे मानो, अगर नहीं तो ये कहलाएगा डोमिनेटिंग वाला। तो मतलब जिसका साइज ज्यादा बड़ा है, अर्थात जिसमें ज्यादा स्टार्च बनेगा, उसका जो जीन होगा वो डोमिनेटिंग टाइप होगा। कैसा होगा? कैपिटल बी। बस समझ गए? अगर मान लो कोई का साइज एकदम छोटू सा है, इतना सा, अब उसमें क्या होगा? एकदम रिसेसिव वाला जीन होगा। इसमें क्या देखने को मिलेगा? स्मॉल बी। बस समझ गए ना? लेकिन है क्या? जीन तो एक ही है ना, एक ही जीन है ना, कैपिटल बी, मतलब जीन क्या है? बी। और इसी से क्या होगा? इसके सारे साइज को डिनोट किया जाएगा। यही जीन क्या करेगा? सेम जीन है, सभी को कंट्रोल कर रहा है। बात समझ पाए? तीनों बात। अब जैसे मान लो, अगर हम मान लो ये मान लें, जैसे कि अब यहां पे लिखेंगे जीन के बारे में, जैसे मान लो एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है, तो ये डोमिनेटिंग वाला है और ये रिसेसिव वाला है। इसमें ज्यादा इस जीन, जिस सीड में ये वाला जीन होगा ज्यादा स्टार्च बनेगा, और जिसमें ये वाला जीन होगा एकदम कम बनेगा। समझ गए क्या? समझ गए? अब देखो अगर इसके 20 के बना दे तो इससे कैपिटल भी निकालेंगे, इससे स्मॉल भी निकालेंगे, और दोनों को क्रॉस करेगा तो जो क्या आएगा? ये इंटरमीडिएट वाला आएगा। बस समझ गए ना? अच्छा, इंटरमीडिएट की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तुम लोग ये बात मालूम है कि नहीं? इंटरमीडिएट की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, और जो या तो टॉपर और जो सबसे नीचे वाला है वो कम होते हैं। अब बीच वाले लोग ज्यादा होते हैं ना। मिडिल क्लास ज्यादा है, और सबसे रिच वाले पर्सन और पुअर पर्सन दोनों क्या है? कम है। तो ये जो मिडिल क्लास वाला आया है इसकी संख्या खूब ज्यादा होगी। अब अच्छा, इसकी खूब ज्यादा होगी तो इसमें वैरायटी भी तो मिलेगा ना। जैसे मान लो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि हम लोग सब लोग मिडिल क्लास वाले हैं। बस समझ गए ना? क्या पता शायद कोई बड़ा हम नहीं जानते हैं किसी को, लेकिन अभी हम मान लो मिडिल क्लास वाले हैं। अब मान लो किसी की, हम मान लो किसी की सैलरी मान लो 50,000 है, 55,000 है, 60,000 है, 51-52 ऐसे इस तरह से वैरी कर रहा है। और कोई बहुत बड़ा निकल गया 50 लाख रुपए महीने, कोई ऐसा है कि रोटी को भीख मांग रहा है, खा रहा है रोटी मांग मांग के, तो वो वाला कम है और वो वाला क्या है? बहुत ज्यादा है। तो मिडिल, अब इसमें भी है बहुत ज्यादा, लेकिन इसकी वैरायटी मिलेगी ना, 10%, 15%, 11%, एकदम कम, बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। बस समझ गए ना? तो इस तरह से मतलब इसको खूब वैरायटी मिलेगा। तो ये वाला इंटरमीडिएट कहलाएगा, लेकिन इसको कंट्रोल केवल एक ही जीन करेगा जिसका नाम है बी, चाहे वो छोटा बी हो चाहे बड़ा बी। बस समझ गए ना? तो ये हो गया स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट का। अब ऐसे जो वो होता है, क्या बोलते हैं इसमें, जो और दूसरा एग्जांपल थे, क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकेटोन्यूरिया, ये बीमारी है। ये बीमारी के भी एक ही जीन कंट्रोल करता है, बहुत सारी रेंज मिलेगा।
किसी में बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी है, किसी में थोड़ा सा कम सीरियस है, किसी में एकदम कम है। बस समझ गए ना। तो इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ, अब इन तीनों बातों में तुम लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या, मल्टीपल एलिलिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और ये हो गया प्लियोट्रॉफी। मल्टीपल एलिज्म का मतलब होता है कि अगर एक ही कैरेक्टर को 2 से अधिक जीन कंट्रोल करेगा तो क्या कहलाएगा। अभी बहुत हंसी आ रही, समझ नहीं आएगा तो फिर बाजा बजाना बैठ के, है थाली लेके बजाना फिर। चलो देखो, मल्टीपल एकदम तीनों बात याद कर लो। अभी लोग इतना कंफ्यूजन इसमें होता है, अभी एनसीईआरटी पढ़ोगे एक को समझ नहीं आएगा उसमें। मल्टीपल एलिज्म में क्या होगा, एक से अधिक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, क्या कहलाएगा, मल्टीपल एलिज्म। और जो प्लियोजीन था वो क्या था, पॉलीजीन क्या था, वो भी यही करता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मल्टीपल एलिज्म है वो क्या दिखता है, पॉपुलेशन दिखता है, और जो वो क्या कहता है, एक ही इंडिविजुअल में दिखेगा, है ना। और ये तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया, एक ही जीन है कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अच्छा, ह्यूमन की हाइट, जो ह्यूमन की हाइट है वो किस में आएगा बताओ। ह्यूमन की हाइट, स्किन का कलर, वो किस में आएगा, देख के बताया हो ना। अच्छा, तो ह्यूमन का हाइट और स्किन का कलर किस में आएगा, पॉलीजेनिक में। बात समझ गए ना। मल्टीपल एलिज्म का क्या एग्जांपल था, एबीओ था, और जो 4 o'clock प्लांट था, 4 o'clock प्लांट, वो किसका एग्जांपल है, मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट किसका एग्जांपल है। हाँ, तुम मुझे बताओगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। तो सही बोले हो ना, लेकिन कॉन्फिडेंस तो नहीं था ना। देखो यही सब, ये सब याद करना बहुत जरूरी है, सब समझना है। बात समझ गई, सब बात पूरी समझ में आ गई। आप देखो, अब अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। इस टॉपिक का नाम है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात सुनो। जो मेंडल साहब उस समय डिस्कवर किए थे कि रेशियो जो आता था 3:1 का, और ये 1:1 का, और जब डिस्कवर करने के बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जब बताए थे तो उनको ये बात नहीं पता थी कि वो जो जिसकी वजह से होता है वो क्या है। वो तो हम तुम लोगों को बता दिए थे, वो क्या होता है, जीन होता है। ये बात जानते हो, ये जाके इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया। मेंडल जो किए थे, मेंडल तो क्या किए, मेंडल उसको मटर के पौधों को ऐसे नेचुरली बड़ा किए, उसको क्रॉस कराए, उससे जो सीड मिला उसका रेशियो निकाले। बात समझ गए ना। लेकिन वो क्यों ऐसा होता है, उसका पर्टिकुलर रीजन जब देखा गया तो उसमें ये आया क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब याद करो, बताए थे मेंडल के वो जो मेंडल के रूल को रीडिस्कवर किए थे, 3 साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम था, एक डिब्रीज था, कोरेंस था, और ये वान शेयरमैक थे। ये 3 साइंटिस्ट थे जो मेंडल के मरने के बाद उसको उजागर किए थे। बताया था ना, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। तो इन्होंने मेंडल की बात को, ये लगभग ये 1900 की बात है, उसको जब रीडिस्कवर किए थे तो उसी समय, उस समय जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी धीरे धीरे। देखो ये सब जो जीन देख के बताया गया, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें यह हुआ कि अगर आप जीन को तभी देख पाओगे जब आपके पास देखने के लिए कुछ होगा। अब ऐसे नेकेड आई से तो किसी के जीन को देख नहीं पाओगे, बस समझ देख पाओगे। जो देख पाओगे क्या है, जो बाहर से हमको सेल दिखाई दे रहा है। वैसे तो हम लोग एक सेल को नहीं देख सकते हैं, सेल बहुत छोटा होता है। जो दिखाई दे रहा है सेल से बना हुआ है, लेकिन ये सेल बहुत इकट्ठा होकर बड़ा बन गया है। अगर इसी एक सेल को निकाल के देख रहे हैं बताओ तो देख नहीं पाओगे, बहुत छोटा होता है। अब उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अंदर क्रोमोसोम है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, तब उन्होंने सेल के बारे में देखना शुरू किया। तब वो बात को कंफर्म किए कि जो मेंडल बोले थे वो बात एकदम सही है। लेकिन उसके लिए वो जो रिस्पॉन्सिबल, वो क्या होता है, जीन। बस समझ गए। अब उसको ये प्रूव किया जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये जो मेंडल का वर्क को
मतलब रिमाइंड किया, जो भूल गया था अनजाना, ये 1900 की बात है। अब ये क्यों, मतलब उसको एक उसमें बताया था कि इसको मेंडल ने अपने लॉ को पब्लिश क्यों नहीं करवा पाया था। देखो उसका एक रीजन था, मतलब बहुत रीजन था। देखो कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, मतलब इतना ज्यादा इजी नहीं था कम्युनिकेशन जैसे आजकल इजी है। मतलब कुछ भी हो तुरंत स्टेटस लगाओ, पूरे दुनिया में फैल गया। मैं बुआ बन गया, स्टेटस लगाया, फैल गया। मैं चाचा बन गया, स्टेटस लगाया, पूरा फैल गया। होता नहीं है सर? पहले तो होता, तो पहले कोई जाता वहां बताता कि वहां हो, बधाई हो या कुछ हो। अब तो पूरा एकदम, देखो कम्युनिकेशन कितना था, अब पहले उसमें नहीं था, तो वो इजी नहीं था। इसलिए अब जो मैथमेटिकल अप्रोच वाज न्यू एंड द अनएक्सेप्टेबल, मतलब उस समय इतना ज्यादा मैथमेटिकल अप्रोच नहीं था कि वो आसानी से उसका रेशियो बता पाए, वो कर पाए। अब जो कंसेप्ट ऑफ जीन, जिसको क्या बोला गया था, मेंडल क्या बोले थे, फैक्टर, इसका दूसरा नाम क्या है, एलील, है ना। एज स्टेबल एंड द डिस्क्रीट यूनिट कुड नॉट बी एक्सप्लेन द कंटीन्यूअस वेरिएशन सीन इन द नेचर। और जो अलग अलग टाइप का वेरिएशन आ रहा था उसको एकदम परफेक्ट बता नहीं पा रहा था, बस वो रेशियो बताया था, है ना। अब ही कुड नॉट गिव द फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर, और वो एकदम फिजिकली प्रूफ नहीं कर पाया। बस वो एक्सपेरिमेंट किया कि एक छोटा पौधा लिए, एक बड़ा पौधा लिए, उससे जो निकल के आया सीड में सारे टाल आए, और जब दोबारा किए तो 3 टॉल आए और 1 डॉर्फ आए। वो फिजिकली नहीं किया था, वो तो बस नेचुरली प्लांट को ग्रो कराया, पॉलिनेशन करवा दिया, जो मिला उसको बताया। अब उसके अंदर घुस के जाओ, उसको देखो कौन सा जीन जा रहा है, ये प्रूफ नहीं कर पाया था। ये सारा काम क्या किया गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जब किया, तो ये साइंटिस्ट जब तीनों इन्होंने रीडिस्कवर किया, तब ये इसको पूरा क्रॉस को बताया। और मेंडल ने क्या बताया था, 3 नियम दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला नियम क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा क्या था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये वो बोल के गए थे, लेकिन इसको ये बाद में एनालाइज करके बताए कि ये जो बोले थे वो बात सही है। बात समझ गए? अब इसको समझने के लिए इन्होंने जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इन्होंने एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था सटन एंड बोवेरी। इसका वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी बोलते हैं। इसका एक साथ नाम लिख के आता है, सटन एंड बोवेरी नाम लिख के। बस समझ गए ना, लिखा है तो समझ जाओ। इन्होंने ही इसको इसमें एक्सपेरिमेंट करके बताया। और ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ये इन्होंने एक लिए थे, उसको बोला गया था। अभी देखो ये एक्सपेरिमेंट जो करने लिए, इसमें क्या ये, दे सेड द पेयरिंग ऑफ द सेपरेशन of a pair of the chromosome lead to the segregation of a pair of the factor they carried। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वहां मेंडल ने बताया था कि जो कुछ जा रहा है वो एक फैक्टर है। अब इसको बाद में डिस्कवर, वो फैक्टर कहां होता है, क्रोमोसोम पे। अब क्रोमोसोम पे क्या होता है, डीएनए, और डीएनए में क्या होता है पंप फोड़ दिया अचानक से। डीएनए में होता है आरएनए, बोल दिया मतलब क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए, और डीएनए में होता है जीन। समझ गए ना। अब देखो होता है, अब ये थे सटन स्वाब थे, ये यूनाइटेड द क्रोमोसोम सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल कॉल्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो मेंडल साहब वो प्रिंसिपल दे गए थे, उसी थ्योरी पे इन्होंने क्रोमोसोम पे काम किया। क्योंकि ये बात लगभग थोड़ा सा कंफर्म हो रही थी कि जो आगे ट्रांसफर होता है वो क्रोमोसोम है। समझ बात को, जो आगे ट्रांसफर होता है वो क्या है, क्रोमोसोम है। तब तो उन्होंने ये बात मेंडल के कहे हुई बात पे क्रोमोसोम पे अप्लाई करके देखना शुरू किया। बस समझ गए ना। अब देखो इसके लिए, अब इसमें जब वो किया तो बताया कि जो क्रोमोसोम होता है वो वेहिकल है हेरिडिटी का। ध्यान समझो बात को, क्रोमोसोम जो है वो हेरिडिटी का वेहिकल है। जैसे हमने बताया कि जब देखो, जब एक तरफ मदर और एक तरफ फादर, जो इनका बेबी बनेगा, जो इनका बेबी आएगा, 50% यहां से आएगा, 50% यहां से आएगा। बात समझ गए ना। इसका मतलब अगर यहां 46 क्रोमोसोम होगा तो यहां पे इसका 23 और इसका 23 ऐसे आएगा, और यहां पे 46 हो जाएगा। बात समझ गए ना। इसका मतलब जो कुछ भी आया है वो किस पे आया है, क्रोमोसोम पे। आधा क्रोमोसोम यहां से आया, आधा यहां है। अब बताया था कि जो ये क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम में ऐसे अलग अलग पॉइंट पे क्या होते हैं, जीन। अगर क्रोमोसोम आएगा तो जीन भी आएगा।
अगर मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई जिसका मतलब हम पक्का यहाँ होंगे। अरे मतलब नहीं, तो सबका अलग अलग कंसेप्ट है ना। वो जेट से आता है ना, प्राइवेट जेट से, वो छोड़ चला जाता है, समझ गए ना। तो अगर मान लो ये क्रोमोसोम जाएगा तो जीन भी क्या करेगा, जाएगा। तो ये पॉइंट क्या बोलेगी, जो कुछ भी जा रहा है वो जा तो क्रोमोसोम रहा है, लेकिन जो चेंज लाएगा वो कौन लाएगा, जीन लाएगा। इसीलिए जो कुछ गया है वो क्रोमोसोम ले गया, क्रोमोसोम उसका व्हीकल है, जिसको जिसको हम तुम समझ रहे हो, जो हेरिडिटी जा रहा है वो क्या है, क्रोमोसोम का क्या है, व्हीकल। बस समझ गए ना। अब देखो ये टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम फॉर्म ए होमोलोगस पेयर। जैसे कई क्रोमोसोम ऐसे अकेले नहीं होता, जब भी होगा ये ऐसे इस फॉर्म में, तो ये दोनों क्या होमोलोगस क्रोमोसोम, ये पेयर में रहते हैं। इसीलिए हमेशा देखो बोला जाता है कि ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम है, बोलते हैं ऐसा ना। तो पेयर का मतलब क्या, ये पेयर में रहता है, इसको होमोलोगस बोलते हैं। अब होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट का फंक्शन होता है, हम लोग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे ह्यूमन वाला तो बताए थे, जब गैमेट का फंक्शन होता है तो पोलैरिटी लेवल क्या हो जाता है, 2n अगर रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा, n होता था ना। इसी को तो बोलते थे गैमेटोजेनेसिस, है ना। अब वो दो टाइप का था, मेल गैमेट को बोला था स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल बोला था oogenesis। अब देखो यहां अगर ये 46 रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 23। तो जो क्रोमोसोम ये ऐसा रहा होगा, जो क्रोमोसोम ये ऐसे बनेगा, ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। और ये क्या करेगा, ये या तो यहां से मिलके अलग हो जाएगा या सीधा ये दोनों अलग होकर दूर दूर चले जाएंगे जब गैमेट बनेगा। तो बस समझ गए ना, गैमेट बनेगा तो दोनों क्या होगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। तो ये कहना, ये इसका कहना था यहाँ पे, बात समझ गए। अब देखो, अब वो दोनों जो गैमेट बनेंगे वो पक्का क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, पेयर ऑफ सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली ऑफ द ईच अदर। जैसे एग्जांपल यहां बताए थे कि अगर 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 कैपिटल टी स्मॉल टी है और अगर इससे गैमेट बनेगा तो कैपिटल टी अलग बनेगा, स्मॉल टी अलग बनेगा। ये दोनों एकदम इंडिपेंडेंटली क्या होगा, सेग्रीगेट होगा, बिल्कुल आपस में कोई मिलेगा नहीं। बस समझ गए ना। तो ये इस पॉइंट का मतलब ये था, इंडिपेंडेंट। आप देखो, जिसको जीन बोला गया उसको वो फैक्टर बोले थे, जैसे क्या बोले थे, एलील बोले थे। और आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, हेंस द जीन और क्रोमोसोम शो इन द सिमिलर बिहेवियर। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर हम कह रहे हैं कि जो कुछ जाता है वो क्रोमोसोम जाता है, जो कुछ आगे इनहेरिट होता है क्या है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्या है, जीन। तो इसका मतलब जिस तरह से क्रोमोसोम यहां से 46 से हाफ होकर 23 हुआ है, वैसे अगर जीन भी होगा तो वो जीन भी उसी तरह से आगे ट्रांसफर होगा। बस समझ गए ना। जैसे हम बोले कि किसी के किसी ह्यूमन के आंखों का कलर ब्राउन है, जो होता है ना, तेरी भूरी भूरी आंखें या नीली नीली आंखें समथिंग करके बना है। हो सकता है उसके मम्मी और पापा दोनों में से कोई ब्लू और ब्राउन नहीं था, लेकिन फिर भी आ गया, बस समझ आ गया। तो अब देखो ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि ना मम्मी में था ना पापा में था, फिर बच्चों में आ गया। हाँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इसके अंदर जीन था वो एक में छोटा था, जो जीन था। जैसे देखो, जैसे मान लो, हाँ, जो ब्लू वाला मान लो हम कह रहे ब्लू आई है, तो जो था एक छोटा वाला था लेकिन दिखाई नहीं देता। इधर मम्मी में भी था और इधर पापा में भी था, दोनों। अब ये दोनों सौभाग्य बस मिल गए, बस समझ गए ना। अरे कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सौभाग्य बस यही दोनों छोटे वाले मिल गए। जब छोटे वाले मिल गए तो एक बड़ा बन गया, और बड़ा बन गया तो सोने पे सुहागा हो गया और तेरी नीली नीली आंखें हो गई। बस समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कैरेक्टर ऐसा है कि पता नहीं कहां से आ जाए, समझ गए ना। मम्मी पापा बिल्कुल नहीं था लेकिन आ गया। तो जब कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां होती है, जब कोई जाते हो डॉक्टर के पास तो डॉक्टर पूछता है तुम्हारे मम्मी पापा को कोई बीमारी तो नहीं है, या तुम्हारे नाना को तो नहीं है, नानी को तो नहीं है, बाबा को नहीं, तो पूछते हैं ना कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि आगे से आके आती है। इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। बस समझ गए ना। अब देखो आगे, ये हो गया कौन समझते हुए। अब इसमें जो होता है, इसको इस डायग्राम से थोड़ा समझाने का प्रयास किया गया है। ये डायग्राम वही कह रहा है, देखो ये डायग्राम क्या कह रहा है कि जो चीज क्रोमोसोम के अंदर होता है, समझ रहे हो, चमक रहा है। अरे मतलब
चमक रहा है मतलब बोलेंगे तुमको, मतलब ये इसका मतलब ये हुआ तुम लोग को समझ में आ रहा है, समझ गए ना। अगर हम बोलते चमक रहा है तो तुम लोग समझना कि समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे बोले डाइजेस्ट हुआ तो इसका मतलब समझो कि समझ में आ गया, समझ गए ना। ये सब कुछ कोड वर्ड है, याद रखो उसको। तो देखो ये डायग्राम ये कह रहा है कि अगर क्रोमोसोम जिस तरह से 2n से n होता है उसी तरह से वो उसका जीन भी अगर जो पेरेंट्स में होगा उसका आधा बेबी में जाएगा। अब आधा मदर का और आधा फादर का, ये डायग्राम वही कह रहा है। अब तुम देख लो, इसको समझने के लिए थोड़ी सी एक बात और समझना पड़ेगा, हालांकि उसको समझाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन तुम लोग क्लास 11 पढ़े होगे, सेल साइकिल पढ़े हो। सेल साइकिल के कितने स्टेज होते हैं, कौन बताएगा, बताओ। वाह, हाँ कौन कौन, G1 G2 S फेज, बस 3। हाँ एक बीच में था एक पक्का, मालूम है कुछ रेवत था ये। इसका फिर होता है G1 S G2 M, इतने फेज होते हैं इस पे। इन तीनों फेज को मिला के बोला जाता है इंटरफेज। इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेज। और ये है एम फेज, मतलब माइटोसिस फेज या मियोसिस फेज। अब इसमें कई टाइप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, है ना, एनाफेज और ये टीलोफेज। बात समझ गए ना। तो जब किसी का भी सेल डिवाइड होता है तो उसको इस साइकिल से गुजरना पड़ता है। पहले उसमें G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, फिर M आएगा। तो कोई भी सेल अगर डिवाइड 1 से 2 बनेगी तो ये साइकिल से पास होगी। बस समझ गए ना। इसीलिए चाहे सेल डिवाइड होगा, अगर सेल डिवाइड होगा तो पक्का उसके अंदर का क्रोमोसोम डिवाइड हुआ होगा नहीं हुआ होगा। अगर क्रोमोसोम डिवाइड होगा तो जीन में जाएगा। बस समझ गए ना। तो ये वही है, ये तो क्लास 11 में, हालांकि बहुत छोटा नहीं, इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर समझ, बस इतना मोटा मोटा समझ जाओ कि G1 S G2 M इतना स्टेज होता है ना। अब यहां पे देखो, ये मान लो G1 स्टेज में था, ये क्रोमोसोम जो है ये G1 स्टेज में मान लो था। देखो यहां से क्या दिखाई दे रहा ना, देखो यहाँ पे ये वाला येलो है और ये क्या है, रेड दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज है और ये क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीन है। मतलब अगर हम क्रोमोसोम बनाएंगे, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम बनाए, इसका कलर क्या है, येलो, तो हम क्या ले लिए, येलो। ध्यान समझना पहले, मान लो ये येलो येलो हो गया, ठीक है, और इसके नीचे क्या है, रेड, ये क्या है, रेड, तो ये वाला क्या हो गया, छोटा सा रेड हो गया। अब इधर वाला क्या ले लिए, ऑरेंज। बताओ ऑरेंज कौन है इसमें से, ये, चलो इसको ले लिए। अब मान लो ये ले लिए ऑरेंज, अब ये, अब क्या ले ले, हरा ले ले। हरा कौन है, हरा तो यही है, इसको ले लेते हैं। लेकिन दिखाई नहीं देगा ना, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है, चमक रहा है। देखो तो ये ऐसा बना, क्या हुआ, अच्छा देखो ऐसा ये बन गया। अब देखो यहां क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट है। इसमें जब 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 सेल का डिवीजन होगा तो वो बीच से टूट के 2 बनेगा। जैसे अगर ये सेल है, अगर सेल में डिवीजन होगा तो ये सेल क्या बन जाएगी, 2 पार्ट में डिवाइड होगी, वही नहीं होगी। अभी हम तो तुरंत ही बोल देंगे 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, लेकिन ये तुरंत नहीं होती, इसमें समय लगता है। वही पूरा कौन कौन प्रोसेस, G1 S G2 M। वही बता रहे हैं, वो जो बोल रही तो सही बोल रही है। बस ये कि देखो सुनो क्या है, जो उन्होंने बोल रहे हैं, जो ये स्टेज आएगा, देखो G1, देखो सुनो ध्यान से, G1 S G2 M, यहां से यहां तक के सबका अपना अपना कैरेक्टर है ना, कि किस स्टेज में सेल का क्रोमोसोम डिवाइड होना शुरू होगा, किस में क्रोमोसोम बनेगा, कब मेटाफेज में बीच में अरेंज हो जाएगा, कब पोल पे चला जाएगा, कब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। इन सब में अलग अलग पूरा, कब काइटोकाइनेसिस होगा, कब साइटोकाइनेसिस होगा, कब उसमें कियाज्मा बनेगा, कब क्रॉसिंग होगा, सब पूरा स्टेज बाय स्टेज है। बस समझ रहे हो ना। अब एम फेज भी 2 टाइप का है, माइटोसिस और मियोसिस। जब गैमेट बनेगा तो क्या होगा, माइटोसिस की मियोसिस, हाँ, अरे बस 2 ही तो है।
बोल दिया तो सौभाग्य तो उसका सही हो गया। अरे जब याद रखो जब मियोसिस होगा तो गैमिट बनेगा। अब देखो ये सब बातें हैं, छोटी छोटी बातें भूल जाते हो, अब बड़ी बड़ी बातें के लिए चक्कर में रहते हो, समझ गए ना। तो ये सब बनेगा। तो आप देखो जब ये डिवाइड होगा तो इसका स्टेज चलेगा। तो ये सब स्टेज को बस ये समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। देखो कि दिखाया है, देखो ये जीवन है, फिर क्या है एस हटा दिया है, जीवन एस G2M होता है। लेकिन बस ये तुमको ये दिखा रहा है कि देखो यहाँ पे येलो था, ये रेड था, ठीक है। ये डिवाइड होगा, देखो ये 2 येलो बन गया, देखो ये रेड ही बना है, बना ही नहीं बना है। इधर देखो ये ऑरेंज है, ये दोनों ग्रीन है। अब देखो ये डिवाइड होकर जब बनेगा, देखो ये 2, अब ये एक पेयर होगा, ये एक पेयर हो गया। अब इसमें डिवीजन हो गया, तो देखो ये भी क्या है, ये येलो येलो, यहाँ रेड रेड है, यहाँ अब देखो अब इसमें डिवीजन हो गया। तो देखो ये क्या हो गया, इधर बन गया, ये अलग बन गया। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि देखो जैसे जैसे ये वाला डिवाइड हो रहा है येलो वाला, वैसे वैसे ये रेड वाला भी डिवाइड होता चला जा रहा है। बस समझ रहे हो ना, मतलब जैसे क्रोमोसोम डिवाइड होगा वैसे वैसे उसका जीन भी डिवाइड होता चला जाएगा। बस समझ गए। कभी कभी जब क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर मतलब होगा कि इसका आधा पार्ट इसमें चला जाए और इसका पार्ट इसमें इधर चला जाए। तो अगर क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम का होगा तो क्रॉसिंग ओवर जीन का भी हो जाएगा। बस समझ गए ना। क्रॉसिंग ओवर होता है कब, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो जो गैमेट जब मिलता है तो क्रॉसिंग ओवर बनता है, तो कुछ ना वेरिएशन आता है। देखो वेरिएशन कब आएगा, जब इसका कुछ पार्ट, मान लो ये मदर का होगा, ये फादर का होगा, जब इन दोनों कुछ ना कुछ मिक्सिंग होगी तो कुछ नया वेरिएशन आएगा। बस समझ रहे हो ना। तो इन दोनों को मिक्सिंग होने से क्या आएगा, नया वेरिएशन आएगा। और जब वेरिएशन तभी आएगा जब क्रॉसिंग ओवर होगा। अब देखो इसमें क्या है, ये पूरा अलग अलग हुआ। अब इसमें देख लो ये ऑरेंज था, यहाँ ग्रीन ग्रीन, ये पूरा अलग होकर बन गया, है ना। तो दिखाया ये देखो ये G1 स्टेज है, ये G2 है, फिर ये M फेज आ गया। M फेज देखो ये क्या दिखा, मियोसिस दिखा रहा है। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये मियोसिस शो कर रहा है, तभी तो दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो एक था, मियोसिस में 1 से 4 बनता है, याद है सेल डिवीजन में मियोसिस में 1 से 4 डाटा सेल बनता है। अब देखो अगर मान लो ये अगर 2n रहा होगा तो ये पक्का ये सारे क्या हो गए होंगे, n हो गया, नहीं हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे क्रोमोसोम डिवाइड होगा वैसे वैसे जो उसके अंदर जीन है उसी पैटर्न में डिवाइड हो रहा है। इसीलिए तो जो मेंडल का रूल हुआ था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट और लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसी वजह से हो पा रहा था। बस समझ रहे हो। ये सब क्या था, उसका रीजन क्या था, ये यही था। ये जो दिखाएगा, ये पूरा डायग्राम ये वही शो कर रहा है इसमें कि कैसे कैसे डिवाइड होता है। अब जैसे यहाँ पे एक देख लो दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो क्या था, जो यहाँ पे डिवाइड था, जो इसके नीचे रेड था तो वो इसके नीचे ही रेड ही है, वहां तक गया है। अब दूसरा एग्जांपल में 2 केस समझाया गया, देखो दोनों केस को समझना है। देखो ये वाला मान लो ऑरेंज है और ये क्या है, ग्रीन है, ये क्या है, येलो है, यहाँ क्या है, रेड है। अब देखो जब ये येलो रेड, देखो येलो रेड, जैसे ये डिवाइड हुआ ऐसे वो डिवाइड हुआ। अब यहाँ देखो ऑरेंज ग्रीन, ये डिवाइड हुआ, ऑरेंज ग्रीन, ये डिवाइड हुआ, ऑरेंज ग्रीन। अब देखो इसका जस्ट इसमें उल्टा हो गया, देखो ये वाला ऑरेंज के सामने क्या आ गया, रेड आ गया है। तो अब जैसे ये रेड डिवाइड होगा, ये ऐसे यहां भी डिवाइड हो जाएगा, यहां भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये यहां आ गया तो ये डिवाइड होकर यहां चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे क्रोमोसोम डिवाइड होगा वैसे वैसे उसका जीन भी डिवाइड होता, हाँ ये ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिपेंड केवल क्रोमोसोम पे पड़ता है। तो ये दोनों कंडीशन इसमें दिखाया गया है। अब देखो ये भी देखो, ये देखो इसमें दिखाया, ये भी मियोसिस का केस है, क्योंकि देखो 4 अलग बन गया। अब देखो सब हेप्लॉइड दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, बस मियोसिस है। बस इसमें क्या हुआ है कि एक में ग्रीन इधर था, दूसरे में ग्रीन इधर आ गया। तो अगर जब भी जाएगा तो पूरा क्रोमोसोम जाएगा, तो जैसे वो डिवाइड होगा अब वैसे उसका जीन में डिवाइड होगा। बस समझ गए ना। तो ये जो दिखाया इसका मतलब ये हुआ, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये दिखाना चाह रहा था कि जैसे जैसे क्रोमोसोम डिवाइड होगा वैसे उसका जीन डिवाइड होगा। जिस वजह से ही जो मेंडल का तीनों लॉ आए थे वो इसी वजह से आया था। अब इसको इन्होंने देख के पूरा एक्सपेरिमेंट करके कंफर्म कर दिया। ये 3 सेट जो रीडिस्कवर किए थे वो लाकर पूरा इसको कंफर्म कर दिए। बस समझ गए ना। अब उसके बाद देखो एक चीज और आएगा, ये आएगा क्या बोलते हैं, एक साइंटिस्ट थे थॉमस हंट मॉर्गन, और इन्होंने इसको शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं TH मॉर्गन लिखा रहता है। बस समझ गए ना। जो थॉमस हंट मॉर्गन थे, इन्होंने एक ड्रोसोफिला या क्या बोलते हैं मेलानोगास्टर, ये फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला समझते हो ना, यही हाँ मक्खी, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, कोई वाली नहीं, अरे वो थोड़ा सा मोटी होती है,
इसकी साइज जैसे मान लो जब कहीं जहां कहीं फल उल रहता है ना, जैसे मान लो केले का छिलका फेंक दो, वहां पे भिन्न भिन्न करती बहुत तेज आवाज, हाँ थोड़ा बड़ी होती है, वो भी ऐसे होती है। तो इन्होंने इसको पकड़ के दोनों इसको एक्सपेरिमेंट किया। जानते हो इसको पकड़ एक्सपेरिमेंट किया, इसको हम लोग कल समझाएंगे, थोड़ा लंबा है ये, लेकिन इसके बारे में बता दें क्या ये भी क्या किया कि जैसे वो लोगों ने उसके बारे में बता दिया कि क्रोमोसोम जब जाएगा तो जीन डिवाइड होगा, तो इन्होंने इस क्या बोलते हैं मेलानोगास्टर ड्रोसोफिला को पकड़ा और इसको क्रॉस करा के एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो इसको क्रॉस करा के एक्सपेरिमेंट करने का मकसद क्या था, इसका देखो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, इसका क्यों इसको स्टडी किया, देखो ये कैन ग्रो ऑन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम, मतलब इतना आसान है कि आराम से ग्रो हो जाएगा। मक्खी पालना बहुत, हाँ तो आप बता रहे ना, सुनो तो कैसे कराएगा, पर तो समझो इसको पालना बहुत आसानी है, बस समझे ना। और जो ये शॉर्ट जनरेशन टाइम, इसकी लाइफ साइकिल जो होती है ये 12 से 14 दिन की होती है। लाइफ साइकिल, मरना क्या होता है, लाइफ स्पैन के बाद मरते हैं बस। अब देखो इसमें देखो ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ब्रीडिंग होता है, जब मनो तब, हाँ हर समय, कुछ गलत बोल दिया क्या, हाँ हर समय हो सकता है, मतलब उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे कुछ एनिमल का ब्रीडिंग सीजन होता है कि अब आएगा तो वेट करना पड़ेगा, इसको वेट नहीं करना। अब देखो हंड्रेड्स ऑफ द प्रोजेनी पर मीटिंग, एक बार में 100 प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा तो उसको अच्छा वेरिएशन देखने को मिलेगा, 100 आगे सब में देखेगा, अच्छा तेरे में क्या है, तेरे में क्या है, सब में आराम से देखेगा। हाँ तो कहाँ कहने सब जिंदा रहेंगे, तभी तो 100 अगर दिया तो कम से कम हमको 50 मरे 50 बचेगा, तो 50 तो वेरिएशन दिखेगा ना, ये सब दिया। अब ये देखो मेल एंड फीमेल फ्लाई आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, देख के बता देगा कि छोटकू वाला क्या है, मेल है, फीमेल वाला क्या है, फीमेल बड़ा है, बड़ी है, मेल छोटा है, फीमेल बड़ी है, तो देख के मतलब उसको जैसे मान लो देख के जान देगा अच्छा ये मेल है फीमेल है। अब देखो ये इट हैज द मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद द लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब एकदम आंखों से भी देख लेगा, या बहुत कम पावर का माइक्रोस्कोप होगा जो कम खर्चे मिल जाएगा, उसमें आसानी से देख लेगा, समझ गया ना। अब अभी क्या क्वेश्चन पूछा, कैसे ब्रीडिंग कराएगा, अरे एक मेल पकड़ लिया एक फीमेल पकड़ लिया, दोनों को रख लिया, एक पाल लिया है वहीं पे, तो वो लोग ब्रीडिंग करेंगे ही ना, जब ब्रीडिंग करेगा जब बच्चे देंगे तो देखेगा, फिर वहां से फिर पकड़ लेगा कुछ दूसरा। अब इसमें कई सारे कैरेक्टर होते हैं, देखो अभी जो है इसमें कई सारे कैरेक्टर होते हैं। अब कैरेक्टर मतलब यह कि किसी के सिर का कलर येलो है, किसी का रेड है, किसी का पंख बड़ा है, किसी का पंख छोटा है, तो जैसे मटर के पौधों में कई सारे कैरेक्टर मिले थे वैसे उसको इसमें कई सारे कैरेक्टर मिलेगा, इसीलिए उसको पकड़ा और उसको एक्सपेरिमेंट करेगा। अब ब्रीडिंग कैसे कराएगा समझ गया ना, बस। तो अगली क्लास हम लोग इसकी जो मैकेनिज्म है वो कैसे कराया और जो कैसे देखने को मिला वो सब अगली क्लास में पढ़ेंगे, बस समझ आया, ठीक है फिर।